स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के सब्जेक्ट में से आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सभी कोशिकाओं के ऊपर पाई जाती है एक पतली झिल्ली के रूप में, जो कि कोशिकाओं को भौतिक रूप से बाह्य वातावरण से तथा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से आपस में अलग करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा कला नाम सर्वप्रथम नगेली ने दिया था 1855 में। इसके अलावा इसे कोशिका कला एवं प्लाज्मा लेमा के नामों से भी जाना जाता है। सभी प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा कला बाह्य रूप में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं एवं जीवाणु कोशिकाओं में यह सेल वाल अर्थात कोशिका भित्ति के नीचे उपस्थित होती है। प्राणी एवं पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा कला की मोटाई 75 एंगस्ट्रोम होती है, जबकि उपकला कोशिकाओं एवं रक्त कोशिकाओं में इसकी मोटाई भिन्न पाई जाती है। प्लाज्मा कला की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो यह अनेक रासायनिक पदार्थों से निर्मित होती है, जो कि एक विशिष्ट क्रम में विन्यासित रहते हैं। प्लाज्मा कला की संरचना को समझाने के लिए अनेक मॉडल्स दिए गए हैं, जिनमें हम देखते हैं सबसे प्रथम ओवरटोन का लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल था। इसमें ओवरटोन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्लाज्मा कला जो है वह लिपिड्स की एक महीन परत के द्वारा निर्मित होती है, जिसमें मुख्य अवयव के रूप में कोलेस्टेरॉल और लेसिथिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा मॉडल गार्टर एवं ग्रेंडल ने दिया था, जो कि गार्टर एवं ग्रेंडल का द्विआण्विक वसा स्तर कहलाता है, बाईमोलिकुलर लिपिड लेयर मॉडल। यह गार्टर एवं ग्रेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार प्लाज्मा कला जो है वह वसा के द्विआण्विक स्तर के रूप में पाई जाती है, अर्थात कोशिका कला मुख्यतया फास्फोलिपिड्स के रूप में फास्फोलिपिड्स के द्वारा निर्मित होती है, जो कि द्विआण्विक स्तर के रूप में पाए जाते हैं। डेनियल एवं डेविसन का सैंडविच अथवा लेमिलर मॉडल, इस मॉडल को डेनियल एवं डेविसन ने 1935 में प्रतिपादित किया था, जिनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वसा की द्विआण्विक फास्फोलिपिड परत जो है वह बीच में पाई जाती है, जबकि इसके दोनों तरफ प्रोटीन की परतें पाई जाती हैं। इस प्रकार यह एक सैंडविच टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है। वॉल्पर्स ने लेटिस मॉडल दिया था, जिन्होंने बताया कि प्लाज्मा कला में वसा एवं प्रोटीन परतों के रूप में पाए जाने की अपेक्षा एक जालक अर्थात लेटिस के रूप में पाए जाते हैं। हिलर एवं हॉफमैन का मिशेलर प्रारूप। हिलर एवं हॉफमैन ने बताया कि प्लाज्मा कलाओं में वसा एवं प्रोटीन के अणु परतों में विन्यासित न होकर सूक्ष्म गोलाकार अर्थात मिसेल्स के रूप में पाए जाते हैं, और ये वसीय मिसेल्स के चारों ओर प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। रॉबर्टसन का एकल कला सिद्धांत यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, यह कंसेप्ट रॉबर्टसन ने 1955 में प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार प्लाज्मा कला जो है वह त्रिस्तरीय स्वरूप में पाई जाती है, जिसमें बाह्य प्रोटीन का स्तर, बीच में वसीय स्तर एवं इनर साइड में प्रोटीन का स्तर पाया जाता है, और इस प्रकार का त्रिस्तरीय स्वरूप एक यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। रॉबर्टसन के अनुसार कोशिकाओं एवं कोशिकांगों जैसे कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक इत्यादि में जो जैविक कलाएं हैं वह त्रिस्तरीय स्वरूप अर्थात एकल कला के रूप में पाई जाती हैं। सिंगर एवं निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल, इस मॉडल को सिंगर एवं निकोलसन ने 1975 में प्रतिपादित किया था,
जो कि सबसे अधिक मान्य मॉडल है, इस के अनुसार वसा अणुओं की जो है दोहरी परत वह प्लाज्मा कला की आधारीय ढांचे का निर्माण करती है और प्रोटीन के अणु इस वसीय परत के मध्य में धंसे हुए अथवा इसकी सतह पर पाए जाते हैं। इस वसा की अणुओं की परत के बीच में प्रोटीन के अणु दो प्रकार के पाए जाते हैं। समाकल अर्थात इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि वसा की दोहरी परत में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से धंसे हुए रहते हैं, और दूसरे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि वसीय परत से ढीले रूप से संलग्न पाए जाते हैं। इस प्रकार सिंगर एवं निकोलसन के अनुसार वसा के अणु क्वासी फ्लूइड अर्थात अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं और समाकल प्रोटीन्स के साथ मोजेक सांचे में विस्थापित रहते हैं और इससे कला में लचीलापन आ जाता है। प्लाज्मा कला में अलग अलग कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट रचनाएं स्पेशलाइजेशन पाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट रचनाएं जो प्लाज्मा कला की हैं वह निम्न हैं। डेस्मोसोम्स, जब दो कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन संलग्न होती है, उन स्थानों पर बने वृत्ताकार स्थूलनों को डेस्मोसोम्स कहते हैं। इन डेस्मोसोम्स से कोशिका के अंदर की ओर पतले महीन तंतुक विसरित रहते हैं जिन्हें टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। डेस्मोसोम्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बेल्ट डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, पटीय डेस्मोसोम्स एंड स्पॉट डेस्मोसोम्स। दूसरा स्पेसिफिकेशन है टाइट जंक्शन। यह वह विशिष्ट स्थान है जहां दो संलग्न कोशिकाओं के बाह्य स्तर इतने एक दूसरे के समीप आ जाते हैं एवं एक दूसरे से परस्पर आसंजित हो जाते हैं कि इनके मध्य का इंटरसेल्युलर स्पेस जो है अंतरकोशिकीय स्थान लगभग समाप्त हो जाता है। तीसरा है गैप जंक्शन। अधिकांश कोशिकाएं जो हैं वह गैप जंक्शन के द्वारा ही आसंजित रहती हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आयनों एवं सूक्ष्म अणुओं के स्वतंत्र संचार में ये सहायता करते हैं। दो कोशिकाओं की कलाएं जब एक दूसरे के अत्यंत समीप होती हैं तब गैप जंक्शंस अस्तित्व में आते हैं और इस स्थान से छोटे महीन नलिकाएं या चैनल रूपी रचनाएं पाई जाती हैं जो दोनों कोशिकाओं के मध्य अणुओं के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। अगला है इंटरडिजिटेशंस। ये एक फिंगर लाइक अर्थात अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जो दो प्लाज्मा कलाओं के मध्य अति विशिष्ट संबंध स्थापित करते हैं। आधारीय अंतर्वलन, बेसल इनफोल्डिंग्स। नेफ्रॉन की कोशिकाओं में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की आधारीय कला बेजल मेम्ब्रेन अंतर्वलित हो जाती हैं एवं अंतःपर्दवी जालिका से आसंजित हो जाती हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा अर्थात जीवद्रव्य तंतु। कभी कभी कोशिकाएं कोशिका द्रव्य सेतुओं अर्थात साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेज के द्वारा जुड़ जाती हैं। ये सेतु निकटवर्ती कोशिकाओं की जीवद्रव्य कलाओं में पाए जाने वाले छिद्रों से गुजरते हैं। ऐसे जोड़ों को जीवद्रव्य तंतु अर्थात प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये प्रायः पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ प्राणियों के शुक्राणु कोशिकाओं एवं शुक्राणुपूर्वी कोशिकाओं में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। इन्वेजिनेशंस अर्थात अंतर्वलन। कई प्रकार की कोशिकाओं विशेषकर जल के परिवहन से संबंधित कोशिकाओं में जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन इनफोल्डिंग्स कोशिका द्रव्य में फैले हुए दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर जीवद्रव्य कला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित हो जाती है और अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ जाती है। ऐसे संपर्क कोशिका द्रव्य के भीतर की ओर एवं कोशिका द्रव्य से बाहर की ओर चैनल्स प्रदान करते हैं। सूक्ष्मांकुर अर्थात माइक्रोविलाई। बहुत सी कोशिकाओं में प्लाज्मा कला जो है साइटोप्लाज्म में इन्वेजिनेटेड होती है और ये अंतर्वलन सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं। आंत्र की एपिथीलियम, इंटेस्टाइन के एपिथीलियम की कोशिकाओं में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं की सतहों पर पाए जाने वाले इन्वेजिनेशंस को माइक्रोविलाई कहा जाता है। इन माइक्रोविलाई की वजह से आंत्र की जो है अवशोषण की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।